लेते हैं। सो आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारे साथ बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के हवाले से कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम हाइपोथेसिस के टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, किस तरह से हम सैम्पल के जो स्टेटिस्टिक्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसके हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल या रिजेक्शन रीजन किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे साथ कैलकुलेशन से रिज़ल्ट आते हैं तो उसका हम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। सही है, आज का लेक्चर जो है इंतहाई आसान है। अगर यूनिट नंबर 6 तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया हो तो यूनिट नंबर 7 जो है ये आपके लिए पानी की तरह होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम है जो कि ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है। सो अगर आपको याद हो तो यूनिट के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो स्टेटिस्टिक्स है इसके हमारे साथ बेसिकली टू टाइप्स है। ठीक है, टू मेजर टाइप्स है जो कि मैंने आपको बताया था, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव के हवाले से तो ऑलरेडी मैंने आपको वो यूनिट नंबर 6 में बता दिया था कि हमने डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है स्टेटिस्टिक्स का उसको तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। यूनिट नंबर 5 तक जो थे हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप की हम बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर बात की थी, जिसमें हमने मीन मूड मीडियन को डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी तरह से वेरिएंस, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई थी। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा पार्ट आता है स्टेटिस्टिक्स का, तो वो क्या है, वो हमारे साथ इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि इसके भी हमारे साथ टू टाइप्स है। ठीक है, एक एस्टिमेशन, दूसरा हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन हमने परसों यूनिट नंबर 6 में काफ़ी डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पॉइंट एस्टिमेशन पर भी बात की थी और इंटरवल एस्टिमेशन पर भी बात कर ली थी। आज का जो हमारा यूनिट है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लास्ट यूनिट है स्टेटिस्टिक्स का, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है और इंतहाई आसान है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इस पर हम बात करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, आ रही है। अच्छा जी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की। इन्फेरेंस का मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 6 में बताया था कि इन्फेरेंस किसे कहते हैं। इन्फेरेंस से मुराद अंदाज़ा लगाना। ठीक है, आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं। सो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये एक ऐसा मेथड होता है मेजरिंग का, कैलकुलेशन का, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी ख़ास पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के बारे में हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जहाँ पर आता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें बेसिकली हम जो भी काम करेंगे तो सैंपल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, वो काम करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सैंपल के जितने भी पैरामीटर है,
सैंपल के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटिस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन के जितने भी हमारे साथ करेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आप लोगों को याद रहनी चाहिए, आपकी जो है हर जगह पर ये काम आएंगी और बहुत ज़्यादा जो है इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए डिफिनीशन आपको सिंपल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के दी है, जिसमें कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल। वही बात है जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में बताई थी कि अगर आप किसी पॉपुलेशन को लेते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं इस पॉपुलेशन से डेटा निकालूं, इंफॉर्मेशन निकालूं और उसको यूज़ करूं, तो आपके लिए उस पॉपुलेशन को स्टडी करना एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आप उससे डेटा निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसलिए आप इस पूरे पॉपुलेशन के क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से आप इसके बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। छोटे छोटे सैंपल आप इसके बनाते हैं और हर एक सैंपल से आप क्या करते हैं, उससे डेटा निकालते हैं और हर एक सैंपल के डेटा को आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उससे मीन जो डेटा होती है, मतलब जो एवरेज इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको निकालते हैं। फिर उसी एवरेज इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी सैंपल इंफॉर्मेशन के बेस पर आप पॉपुलेशन का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल आपको यही बात कही है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप पॉपुलेशन के जो सैंपल होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के जो सैंपल होते हैं उस सैंपल को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, उसको आप जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस किस्म की जो मेजरिंग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, तो इसमें मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 6 में कि एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन के हवाले से ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन से मुराद किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना, और अंदाज़ा हम तब लगाते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता और हम अपने आप से क्या करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे साथ टाइप है, एक पॉइंट एस्टिमेशन है, एक इंटरवल एस्टिमेशन है। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल के साथ यूनिट 6 में हमने डिस्कस की हुई है। अगर आपको अभी तक यूनिट 6 का जो है समझ नहीं आई है, आपने नहीं देखा, तो यूनिट नंबर 6 को देखें और उसके बाद यूनिट नंबर 7 को जो है स्टार्ट करें, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है सारा हाइपोथेसिस पर बेस है। ठीक है, हाइपोथेसिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जनरल बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप इंशाल्लाह 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, रिसर्च करनी है आप लोगों ने। तो रिसर्च करने का एक मेथड होता है। ठीक है, रिसर्च करने का एक मेथड होता है और वो मेथड ये होता है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो है विज़िट करना होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने जांचना होता है, उसकी जांच पड़ताल करनी होती है। ठीक है, उसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना होता है। रिसर्च में सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसर्च में सबसे पहले आप विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़। ठीक है, विज़िट करने के बाद वहाँ के जो कंडीशन होते हैं उसको आप क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसको हम सर्वे कहते हैं। सर्वे में हम क्या करते हैं, सर्वे में हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन
ऑब्जर्वेशन जब आप कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान आप अपने जो 5 सेंसेस है इसको यूज़ करते हैं और इसी 5 सेंसेस के बेस पर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। 5 सेंसेस में क्या आता है, आंखों के ज़रिए आप मुख्तलिफ सिचुएशन क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को टच करते हैं, ये आपके पास दूसरी सेंस आ गई, ठीक है। इसी तरह से लोगों की बातें सुनते हैं, ये तीसरी सेंस आपके पास आ गई। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को आप टेस्ट करते हैं, ये चौथी सेंस आपके पास आ गई, ठीक है। और मुख्तलिफ चीज़ों को आप स्मेल करते हैं। तो इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, चीज़ों की जो क्वालिटी होती है उसको आप क्या करते हैं, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए आप क्या करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए फैक्ट्स जो है गैदर करते हैं, ठीक है। फैक्ट्स क्या करते हैं, गैदर करते हैं। फैक्ट से मुराद डेटा जो है वो गैदर करते हैं। उस डेटा को एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके उससे आपके पास जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को आप फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बेस पर आप डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पर अब आपके पास एक चीज़ आती है, मिसाल के तौर पर आप एक कम्युनिटी जो है, आपने एक कम्युनिटी जो है विज़िट की, ठीक है। आप एक कम्युनिटी चले गए और वहाँ विज़िट करने के बाद जब आपने ऑब्ज़र्वेशन की तो वहाँ पर आपने देखा कि इस कम्युनिटी की जो सफाई सुथराई का ख़्याल है, सफाई सुथराई की जो कंडीशन है, जो क्वालिटी है वो बहुत बुरी है। मतलब इस कम्युनिटी में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर तरह की पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो जब आपने ये ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अब यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नॉर्मल नहीं है, ठीक लोग नहीं है, हेल्दी लोग नहीं हैं। क्यों हेल्दी लोग नहीं हैं? क्यों ठीक लोग नहीं हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर ठीक लोग होते तो ये लोग जो है इन गलाज़त से अपने आप को निकालते, इस गलाज़त के लिए जो है कुछ इक़दामात करते, इस गंदगी को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते। तो इसलिए ये लोग ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए किसी किस्म के इक़दामात जो है वो नहीं की। तो अब इस कम्युनिटी के बारे में आपने क्या किया, एक अंदाज़ा लगाया और आपने जो है एक बयान दिया कि यहाँ पर जो लोग हैं ये एबनॉर्मल है, ये ठीक लोग नहीं हैं, क्योंकि इनको अपनी सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं है। सो आपने जो बयान दिया, आपके माइंड में जो ख्यालात आए इस कम्युनिटी के बारे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आपने आँख को देखा, जो देखा होता है और देखने की वजह से आपके माइंड में जो ख़्यालात आए हुए होते हैं, आपने जो सोचा होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग जो है, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड है वो दूसरी स्टूडेंट्स के साथ जो है बैठी हुई है, उसके साथ बातचीत कर रही है और आपने जब उसे देखा तो आपके माइंड में ये ख्याल आया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड दूसरी स्टूडेंट के साथ क्यों बैठी है, ठीक है। और आपको ये बुरा लगा और आपने जो है उसके लिए मतलब कुछ बुरे अल्फाज कहें, ठीक है। तो इस जो आपने अभी जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आपने अंदाज़तन कोई बात की होती है, आपने जो अंदाज़ा लगाया होता है, ठीक है। तो आपका ये अंदाज़ा ठीक भी हो सकता है और आपका ये अंदाज़ा जो है गलत भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो देखा हो वो ठीक हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो देखा हो वो ठीक ना हो, वो गलत हो, ठीक है। तो दोनों केसेस इसमें आ सकते हैं। सो इसलिए लोग जो है अक्सर औक़ात ये बात कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने देखा है और जो आपने समझा है बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन हो सकता है कि बीच में बात कोई और हो और आपने उसका कोई और मतलब लिया हो। तो मैं आपको यहाँ पर जस्ट हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करा रहा हूँ। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस से मुराद ये है
कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके बारे में आपके माइंड में जो ख़्यालात आते हैं, आपके ज़हन में जो बातें आती है, ठीक है? जिसको मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये लड़की जो है ये ठीक नहीं है, तो आपने जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है? जो बात आपने कही है, तो आपकी ये बात जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और अब यहाँ पर एक सिचुएशन जो है अराइज होती है और वो ये है कि आपने जो बात की है ये बात सच भी हो सकती है और ये बात गलत भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक है? और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेसिस की समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जैसे हम किसी कम्युनिटी का सर्वे करते हैं मलेरिया के रिलेटेड कि वहाँ पे मलेरिया डिसीज जो है वो सेपरेट हो रही है, तो हम जब सर्वे करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, तो ये एक काज जो हम बना रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये हमारी हाइपोथेसिस होगी। बिल्कुल यही आपकी हाइपोथेसिस होगी। मतलब आपने वहाँ पर देखा कि पानी खड़ा है जगह जगह पर, ठीक है? तो आप ये सोचते हैं कि जो मलेरिया लोगों को लग रही है और लोग जो मलेरिया की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो इसकी वजह ये पानी का खड़ा रहना है, ठीक है? जो स्टेटमेंट आपने दी है तो ये आपकी हाइपोथेसिस है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। आपने जो बात की होती है, जो कि ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो स्टेटमेंट दिया होता है, इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अपोजिट आपके पास दूसरा हाइपोथेसिस आता है जिसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस में हमेशा आपकी मुखालफत होगी। मतलब आपने कहा कि पानी की खड़े रहने की वजह से लोग जो है मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। नल हाइपोथेसिस में आपको इसके बिल्कुल अपोजिट मिलेगा कि पानी की खड़ा रहने की वजह से मलेरिया जो है लोगों को नहीं हो रही, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस ये हमेशा आपकी मुखालफत में जो है स्टेटमेंट देगी, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपका बयान होता है, आपने जो बयान दिया होता है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सो यहाँ पर डिफिनीशन दे के यहाँ पर क्या कहते हैं, जी जी, तमको टक statistical inference that allows one to test any desired claim about population characteristics और पैरामीटर बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी सैंपल। वही बात आपको यहाँ पर दोबारा कही गई है। कहते हैं कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मिसाल के तौर पर आपने एक कम्युनिटी, जैसे कि आपने अभी कहा कि हम एक कम्युनिटी विज़िट करते हैं, वहाँ पर विज़िट करने के बाद जब हमने वहाँ ऑब्ज़र्वेशन की, सर्वे की, तो वहाँ पर हमें कुछ साइन सिम्पटम, कुछ क्लूज़ मिले, ठीक है? जहाँ पर हमें पता चला कि उस कम्युनिटी में जगह-जगह जो है नालियों में पानी जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है? और जगह-जगह पर जो है नालियाँ बंद हैं, जिसकी वजह से जो सीवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़राब हुआ है, ठीक है? वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक क्लेम किया। क्लेम से मुराद आपने एक दावा किया कि कम्युनिटी में लोग मलेरिया की वजह से जो है लोग जो है मलेरिया का शिकार हो रहे हैं और इसके पीछे जो वजह है वो जगह-जगह पानी का खड़ा रहना है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। लेकिन अब इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, इस आपने जो बयान दिया है, इस बयान को अब हमने क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। इस पर हमने अब रिसर्च करना होगा, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और इस बात को हमने प्रूफ करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उस कम्युनिटी से मुराद उस पॉपुलेशन से हम एक सैंपल लेते हैं। मतलब कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाते हैं, उसको एक सैंपल के तौर पर कंसीडर करते हैं और उन पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है? उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हमारे पास रिज़ल्ट आता है, तो अगर वो रिज़ल्ट जो है आपकी स्टेटमेंट के बिल्कुल सिमिलर हो और आपकी स्टेटमेंट को जो है वो क्या कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो हाइपोथेसिस दिया था, जो स्टेटमेंट आपने दी थी, आपकी बात सच हुई। और जो स्टेटमेंट आपकी मुखालफत में थी, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि पानी की कड़ा
रहने की वजह से मलेरिया जो है वो नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको डिफिनीशन में यही कहा गया है कि जब भी हम स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस करते हैं, मतलब जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो अंदाज़ा लगाने के लिए हम किसी पॉपुलेशन के बारे में ज़ाहिरी बात है हम क्या करते हैं, दावा करते हैं, जैसे कि अभी हमने कम्युनिटी के बारे में किया था। ठीक है, जब हम वो दावा कर लेते हैं तो उस दावे को फिर हमने क्या करना होता है, उसको प्रूफ करना होता है, उसको हमने साबित करना होता है। ठीक है, तो साबित करने के लिए हमने क्या करना होगा, साबित करने के लिए हमने उस पॉपुलेशन से क्या करना होगा, सैंपल लेना होगा और उस सैंपल को हमने स्टडी करना होगा। ठीक है, उस सैंपल को स्टडी करने के बाद उससे हमारे साथ जो रिजल्ट आएंगे, तो वो रिजल्ट फिर हम क्या करते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करते हैं कि ये हमारे साथ सिमिलर आता है या नहीं। अगर सिमिलर आता है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो सच साबित होगी, अगर उससे मुख्तलिफ आता है तो हमारी जो बात होती है, हमने जो बात की थी, तो वो क्या हो जाएगी, वो गलत साबित हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। सही है, समझ आ गई आपको? इसमें यहाँ पर डिफिनीशन दे के यहाँ पर कहते हैं कि स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस दैट अलो वन टू टेस्ट एनी डिजायर क्लेम अबाउट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर। कहते हैं कि स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन के कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हो उसको हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो दावा किया गया होता है, जो क्लेम किया गया होता है, तो उस क्लेम को हम क्या करते हैं, उस क्लेम को हम टेस्ट करते हैं, उसको हम जांचते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में जो बात की गई है, आया ये बात सच है या नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको की गई है। सही है, समझ आ रही है? जी सर। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग allows us to use sample data to test a claim about a population, such as testing whether a population mean equal to some number or not। ठीक है, कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन के बारे में जो दावा किया गया होता है, तो उस दावे की हम क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उस दावे को हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। किस चीज़ के ज़रिए, सैंपल डेटा को यूज़ करते हुए। ठीक है, सैंपल डेटा को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन के बारे में जो दावे किए होते हैं, तो उस दावों की हम जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है, मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। कहते हैं कि डज मीन क्रिएटिनिन लेवल ऑफ पेशेंट रिसीविंग अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज डिफरेंट फ्रॉम मीन क्रिएटिनिन लेवल ऑफ जनरल पॉपुलेशन। एग्जांपल में आपको कहते हैं कि हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको क्रिएटिनिन जो है वो दी जा रही है। ठीक है, मतलब उनकी किडनी फंक्शन मिसाल के तौर पर कुछ ख़राबी हुई होगी, जिसकी वजह से उनको जो एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो उस एंटीबायोटिक की वजह से उनका जो एवरेज क्रिएटिनिन लेवल है वो क्या है, वो मुख्तलिफ है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनके बनिस्बत। मतलब जिनको एंटीबायोटिक मिल रही है, तो उस पेशेंट की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो नॉर्मल पॉपुलेशन के बनिस्बत क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन की जो क्रिएटिनिन लेवल है उससे क्या है, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके माइंड में अब ख्याल आ रहा होगा कि इसका मतलब तो ये है कि वो लोग जिनको एंटीबायोटिक मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी क्रिएटिनिन लेवल जो है वो ज़्यादा होगी, और वो लोग जिनको एंटीबायोटिक नहीं मिलती तो उनकी क्रिएटिनिन लेवल क्या होगी, वो कम होंगी। तो ये एक स्टेटमेंट आपके माइंड में जो है अब आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपने एक कंडीशन देखी, एक सिचुएशन जो है आपने देखी, जहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व किया कि एक पेशेंट है, उनको क्रिएटिनिन
उनको एंटीबायोटिक्स जो है वो दिए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक देने के बाद जब उनकी सीरम चेकिंग की गई, सीरम टेस्ट किया गया, तो वहाँ पर उनका क्रिएटिनिन लेवल क्या था, हाई था। और ये क्रिएटिनिन लेवल जो है नॉर्मल पॉपुलेशन की जो क्रिएटिनिन लेवल है उससे क्या है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में यही सोच आएगी कि एंटीबायोटिक की वजह से इस बंदे की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका हाइपोथेसिस होगा, जिसे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये होगा कि एंटीबायोटिक के यूज़ की वजह से पेशेंट की जो क्रिएटिनिन लेवल है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज़ हो गई। जबकि जो नल हाइपोथेसिस है वो आपको ये कहेगी कि क्रिएटिनिन एंटीबायोटिक के यूज़ की वजह से क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है, बल्कि उसी तरह से रहता है। तो इसको अब आपकी जो बात है, आपने जो स्टेटमेंट दी है कि एंटीबायोटिक की वजह से क्रिएटिनिन लेवल ये इंक्रीज़ हो गई, तो इस बात को अब हम क्या करते हैं, इस बात को अब हम साबित करने के लिए क्या करेंगे, अपनी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस करेंगे और इस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे तो उससे हमारे पास फिर रिजल्ट्स आएंगे और उस रिजल्ट्स की कंक्लूजन करते हुए, उसको हम इंटरप्रेट करते हुए, उसके बेस पर फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमने जो बात की थी आया वो बात ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा जी, इंतहाई सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको इंतहाई सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, वही बात है, आपको दोबारा से दूसरी एग्जांपल दी है। कहते हैं कि डू द बायोस्टेटिस्टिक स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 6 आवर इन लाइब्रेरी स्टडिंग बायोस्टेटिस्टिक पर वीक। कहते हैं कि हमारे साथ जो बायोस्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कहते हैं कि वो पर वीक में जो है बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए जो है वो 6 आवर जो है वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। Do the biostatistics students spend more than 6 hours in library studying biostatistics per week? तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो और इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो पर वीक के लिहाज से, पर वीक के बेस पर जो है वो लाइब्रेरी में जो है 6 घंटों से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी में जो है 6 से ज़्यादा घंटे जो है वो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ख्याल आएगा कि अगर ये एक सब्जेक्ट के लिए इतना ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, तो इनके बायोस्टैटिस्टिक्स में मार्क्स जो है वो सबके फिर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए 6 से ज़्यादा घंटे देना और एक सब्जेक्ट को जो है 6 से ज़्यादा घंटे पर वीक के लिहाज से डेली बेस पर वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में यही बात आएगी कि इतना ज़्यादा टाइम देने की वजह से इनकी जो बायोस्टैटिस्टिक्स की जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इनके बायोस्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आपने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि इतना ज़्यादा टाइम देने की वजह से इनका बायोस्टैटिस्टिक्स में मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बायोस्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। इसको सच साबित करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के रिजल्ट्स के बेस पर फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आपने जो बात की थी वो ठीक है या नहीं, वो सच है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, वही बात है यहाँ पर आपको ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किसे कहते हैं?
It tests whether a population parameter is less than, greater than or equal to a specified value, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली ये हमारे साथ एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है, पॉपुलेशन के हमारे साथ जो करेक्टरिस्टिक्स है, आया वो हमारे साथ जो सैंपल के वैल्यूज़ हमारे पास दिए गए हैं तो उस सैंपल के वैल्यूज़ के बराबर है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट कर ली, फिर उस पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जब रेंडमली हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस सैंपल से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम उस सैंपल के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, उसकी जो रिज़ल्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। और फिर उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हुए होते हैं तो उस रिज़ल्ट्स को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अगर पॉपुलेशन के साथ जो है वो सिमिलर आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो फिर क्या होगा, वो फिर सही होगा। अगर पॉपुलेशन से वो डिफरेंट आता है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो फिर क्या होगी, गलत होंगी। कैसे गलत होंगी, तो इसके बारे में मैं अब आपको डिटेल के साथ बताने आपको बहुत सिंपल बात की गई है। कहते हैं कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, मतलब हाइपोथेसिस की हम जो टेस्टिंग करते हैं तो इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि इसमें बेसिकली अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 5 के 4 में हमने, यूनिट नंबर 5 में हमने क्या किया था, यूनिट नंबर 5 में हमने पॉपुलेशन मीन को क्या किया था, पॉपुलेशन की जो मीन है, सॉरी यूनिट नंबर 4 में हमने वो किया था, पॉपुलेशन की जो मीन है, ठीक है। हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये बात की थी कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन की मीन है ये हमारे पास बराबर होता है पॉपुलेशन के जो उस पॉपुलेशन के जब हम बहुत सारे सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल के मीन लेकर उसको फिर हम दोबारा से जब कैलकुलेट करते हैं और सारे सैंपल्स के जो एवरेज है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो सैंपल्स की जो एवरेज है, सारे सैंपल्स को मिलाकर उसका जो एवरेज बनता है वो हमारे साथ पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल बराबर होता है। सो यहाँ पर हमारे साथ जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ये मालूम करते हैं कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, पॉपुलेशन की मीन लेता हूँ, म्यू को लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे साथ पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो हम इस टेस्ट के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, जो पॉपुलेशन मीन है, आया ये हमारे साथ सैंपल की जो मीन है एक्स बार जिसे हम कहते हैं, सैंपल की जो मीन है, ठीक है, एक्स बार, आया उससे लेस है या उससे ग्रेटर है या उसके बराबर है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, इस टेस्ट को हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। और इस टेस्ट के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है ये सैंपल मीन से कम है, ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो इसको हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी कोई चीज़ जो है उसको हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि कौन सी पॉपुलेशन आप स्टडी करना चाहते हैं। जब पॉपुलेशन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल पॉपुलेशन को आप एक टाइम पर मैयर कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो इसलिए आप इस पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि सैंपल्स मुख्तलिफ जो सैंपल्स आपने बनाए होते हैं एक ही पॉपुलेशन के, तो ये सैंपल एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन सारों सैंपल्स का जब आप एवरेज निकालते हैं तो इसका आंसर आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो कि आपको पॉपुलेशन से मिला हुआ होता है, ठीक है। उसके बिल्कुल आसपास या बिल्कुल वही आंसर आपको देगा, क्योंकि ये सैंपल किस के हिस्से है, इसी पॉपुलेशन के हिस्से है जिससे हमने इस सैंपल को बनाए हैं, ठीक है। तो जब आप पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपका दूसरा काम क्या होता है, सैंपल लेना होता है। आप रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। उस सैंपल्स को सेलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर स्टडी करते हैं तो आपके पास डेटा आता है। उस डेटा को आप इंटरप्रेट करने के बाद उससे आपके पास रिजल्ट्स आते हैं और उस रिजल्ट्स को आप पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि आया हमारे साथ सैंपल से जो रिजल्ट्स आए हैं ये हूबहू पॉपुलेशन के रिजल्ट से की तरह है या उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमारे साथ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में होता है। समझ आ गई? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आप जब कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं उसको आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसको आप क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट करने के बाद उसके बारे में आपके माइंड में जो ख़्यालात पैदा होते हैं, आपके माइंड में जो तासुरात पैदा होते हैं, जो सोच आपके माइंड में जो है जन्म लेती है, ठीक है। और फिर आप उसको क्या करते हैं, आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है उस चीज़ के बारे में जिसको आपने ऑब्जर्व करके वो बात की होती है, तो आपकी जो स्टेटमेंट होती है इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इंतहाई सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर डिफिनीशन दे के अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीव यूज इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर सच इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम म्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की अभी मौजूदा टाइम पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, 25 करोड़ है, ठीक है। और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई। मैंने कैलकुलेशन नहीं की है लेकिन मैंने अंदाज़तन जो है हालात और जो बर्थ रेट वगैरह है डेटा मैंने देखा, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो 25 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अब मैंने जो स्टेटमेंट दी है इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहेंगे। अब मैंने जो बयान दिया है, अब मैंने इस बयान को, ज़ाहिरी बात है इसको अब साबित भी करना है कि कैसे मैंने ये बात की है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है। तो इसको जो है साबित करने के लिए मैं मुख्तलिफ टेस्ट करूँगा, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करूँगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे तो उससे फिर पता चलेगा कि मैंने जो बात की थी आया वो बात जो है वो ठीक है, ठीक है, वो बात जो है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो हाइपोथेसिस की समझ आपको आ गई क्या नहीं? यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, फ्रीक्वेंट यूज़र ऑफ नारकोटिक। अच्छा जी, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की डिफिनीशन मैंने आपको कर दी है। यहाँ पर आपको डिफिनीशन एक की एग्जांपल दी है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि फ्रीक्वेंट यूज़र ऑफ नारकोटिक हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन अ नॉन यूज़र ऑफ नारकोटिक्स। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि नारकोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। नारकोटिक्स से मुराद जो नशा आवर चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो लोग जो कि नारकोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें गुस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है पाया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि
नरकोटिक यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके माइंड में इसको रीड करने के बाद आपके माइंड में ये बात आई है कि वो लोग जो कि नरकोटिक मतलब नशावर चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो लोग जो है ज़्यादा गुस्सा करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि नरकोटिक चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो ये आपने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि नरकोटिक मतलब नशावर चीज़ों को यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि नारकोटिक्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। इसी तरह से नीचे आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया है जिसमें कहते हैं कि अ कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम दैट मेन बिटवीन एज 40 to 60 year who had a myocardial infarction have mean serum cholesterol level different from general population। कहते हैं कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये दावा किया है कि वो लोग जिनकी उम्र जो है 40 से लेकर 60 साल की है, ठीक है, इसके दरमियान में है और उनको जो है हार्ट अटैक एक बार जो है वो हो चुका हो, तो इसकी वजह से इनके सीरम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत उन लोगों के जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ हो, ठीक है। तो ये उन्होंने एक बात की है, एक स्टेटमेंट दी है, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या कह सकते हैं? इस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसमें कहते हैं द मीन बैलेंस स्कोर टू एसेस मसल फंक्शन अमंग रिमोटाइड आर्थराइटिस पेशेंट इज लोअर देन ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, ठीक है। रिमोटाइड आर्थराइटिस आप सबको पता है कि ये हमारे साथ ऑटो इम्यून बॉन्ड डिसऑर्डर है, जबकि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारे साथ मेटाबॉलिक बॉन्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। रिमोटाइड आर्थराइटिस में हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल है वो हमारे बोन्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हमारे बोन्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस में ग़िज़ा की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से हमारे बोन्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके ज़्यादातर फीमेल्स शिकार होते हैं, ठीक है। और उनके बोन्स जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें पोर्स बन जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि हमारे साथ जो रिमोटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट है, ठीक है, तो उनके जो मसल फंक्शन है वो क्या है? वो कम काम करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। मतलब वो पेशेंट जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उनके मसल्स जो है वो ज़्यादा काम करते हैं बनिस्बत उन पेशेंट्स के जिनको रिमोटाइड आर्थराइटिस हुई है। तो ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ये आपको जस्ट हाइपोथेसिस समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, सही है। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में मज़ीद आपको जो है अ, आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जो स्टेटमेंट है, आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होता है और उसके बारे में आपने जो अंदाज़ा लगाया होता है, ठीक है? तो वो अंदाज़ा आपका सही भी हो सकता है और वो अंदाज़ा आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है? तो आपके पास दोनों सिचुएशन होते हैं। हो सकता है कि आपने जो बात की है वो सच हो सकता है कि आपने जो बात की हो वो गलत हो। सो इसी बेस पर अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस के हमारे साथ 2 मेजर टाइप हैं। एक हमारे साथ अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, ठीक है? और दूसरा हमारे साथ नल हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है इसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? या एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं। H1 या एच ए से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जो चीज़ें नोट की है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ, मैं जो बयान देता हूँ, तो मेरा जो बयान होता है उसको मैं क्या कहता हूँ? उसको मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता हूँ। जबकि नल हाइपोथेसिस
ये क्या होता है, ये हमेशा मेरे बयान की मुखालफत में आएगा, ठीक है, हमेशा मेरे बयान की क्या करेगा, मुखालफत करेगा। तो इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़ीरो या ओ आप इसको कह सकते हैं। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम एच नॉट कहते हैं। एच नॉट मीन नल हाइपोथेसिस एंड एच ए या H1 मीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जो है मैं कहता हूँ कि मीन जो है ये हमारे साथ क्या है, मीन ऑफ मतलब स्टेटिस्टिकल मीन या मीन ऑफ सैंपल जो है ये हमारे साथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। या एक्स बार से मैं इसको प्रेजेंट कर लेता हूँ, चलिए रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। मैं कहता हूँ कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे साथ क्या है, इज़ इक्वल टू एक्स बार। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो आपके बिल्कुल अपोजिट आएगा। वो आपको कहेगा कि आपके पास जो मीन है, ठीक है, सैंपल मीन है, वो क्या है, वो बराबर नहीं है, ठीक है। ये आपकी हमेशा क्या करेगी, मुखालफत करेगी। सो इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बताऊं बस इतना ही याद करें तो आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, एमसीक्यूज के हवाले से अब मैं आपको बता रहा हूँ। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ये आपका अपना बयान होता है। आपने जो बयान दिया होता है इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। आपका जो दूसरा बयान होता है, ठीक है, जो कि आपकी मुखालफत में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एच ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। जबकि नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है ये आपके पास ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा।